हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इजराइल हमास का युद्ध लगातार यहां पर देखा जा पड़ रहा है। इजराइल ने हमास के यहां पे सीज फायर प्रस्ताव को, जिसके द्वारा यहां पर युद्ध को रोका जाना था, मानने के बावजूद इजराइल ने यहां पर इसे मानने से इनकार कर दिया और युद्ध को लेकर के राफा में लगातार यहां पर उनके द्वारा हमले किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 साल हो गए हैं और लगातार यहां पर रशिया और यूक्रेन एक दूसरे पर यहां पर आक्रमण कर रहे हैं। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं। कई बड़े शहरों को यहां पर पूरी तरीके से तबाह किया जा रहा है, लेकिन यहां पर युद्ध को अभी भी रोका नहीं जा रहा है। भारत और चीन के मध्य जो स्थिति है, लगातार तनाव है। दक्षिण चीन सागर में देखा है चीन की बढ़ती परिस्थिति के कारण फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों के द्वारा लगातार हथियारों की सप्लाई और खरीद की प्रक्रिया बढ़ी है। ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला, मिडिल ईस्ट में अशांति का दौर, ये सारी स्थितियां वैश्विक स्तर पर लगातार युद्ध को बढ़ावा देने या हथियारों की खरीद को बढ़ावा देती हैं, जिससे युद्ध लगातार चलते रहते हैं। आज हम यहाँ पर इसी मुद्दे का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। क्या युद्धों को जानबूझकर यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या इजराइल और हमास के युद्ध को, यूक्रेन और रशिया के युद्ध को जानबूझकर यहाँ पर वैश्विक स्तर पे अन्य देशों के द्वारा अपनी कंपनियों, हथियारों की सप्लाई, बाजार के माध्यम से उसे और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के यहाँ पे प्रयास किए जाते हैं? तो चलिए इसका मुद्दे का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं और समझते हैं क्या है मुद्दा। देखिए, यहाँ पे थोड़े से आंकड़ों और थोड़ी सी घटनाओं का यहाँ पर हम विश्लेषण करेंगे। देखिए, दुनिया में इस वर्तमान समय में देखा जो युद्ध छिड़े हुए हैं वो 2 तरीके के युद्ध हैं। एक अगर हम देखें यहाँ पर आपको यूक्रेन और रशिया का है, जो कि धीरे धीरे देखा जाए तो 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये लगातार अभी भी अनवरत रूप से चल रहा है। दूसरा जो युद्ध यहाँ पर देखने को मिलता है वो पिछले साल यहाँ पे अक्टूबर से शुरुआत हुआ था, इजराइल वर्सेस हमास युद्ध। ये दोनों ही युद्ध इस बड़े स्तर पे हैं और इतने लंबे समय से चल रहे हैं कि इनके लिए, युद्ध को लड़ने के लिए देखिए हथियार चाहिए होते हैं और इन हथियारों की सप्लाई आपको देखा जाए, आप अपने स्तर पर अगर बनाते हैं, जैसे रशिया जैसे जो देश हैं जो बड़े स्तर पर अपने लिए हथियार बनाते हैं, इजराइल जो है अपने लिए हथियार बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें यूक्रेन को हथियार कहाँ से मिल रहे हैं, हमास को हथियार कहाँ से मिल रहे हैं, तो ये बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे दोनों जो युद्ध लड़ रहे हैं, एक पक्ष के पास हथियार है लेकिन दूसरे पक्ष को भी सप्लाई हो रही है। माध्यम अगर हम समझें तो इस तरीके से हथियार जो हैं, जो युद्ध होते हैं, हथियार बाजार को इससे बढ़ावा मिलता है। जिन देशों के द्वारा हथियार बनाए जा रहे हैं उनको यहाँ पर वो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ बड़े स्तर पर दिखा है निर्यात करते हैं उन देशों को, जैसे यूक्रेन और हमास जैसे देशों को सप्लाई भी करते हैं। और जैसे कि इजराइल को भी देखा है अमेरिका के द्वारा बड़े स्तर पर हथियारों की सप्लाई की जा रही है। ये मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे दिखाता है कि आपको बाजार जो है, हथियार जो है युद्ध से चलता है। इस साल 250 लाख करोड़ के हथियारों की देखा जाए बिक्री होने की संभावना है, जो कि बड़ी यहाँ पर आपको बिक्री दिखाती है। दुनिया में अगर हम बात करें हथियारों के बाजार को लेकर के, करीब 183 लाख करोड़ रुपए का है और इस हिसाब से अगर हम देखा जाए जो हथियारों की खरीद हो चुकी है उसमें यहाँ पे 37% तक की तेजी आने की संभावना है। यानी कि जिस तरीके से खरीदी जा रही है, जिस तरीके से युद्ध अभी भी चल रहा है, जो आगे रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हथियारों की सप्लाई की डिमांड है, सप्लाई डिमांड का जो गेम चल रहा है उसके माध्यम से कहा जा रहा है कि 37% जो डिफेंस सेक्टर है, जो आपको डिफेंस कंपनियां हैं, उनका बाजार यहाँ पर बढ़ने वाला है। रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है? उनका कहना है कि देखिए अलग अलग देशों के अलग अलग यहाँ पे आंकड़े हैं। सिप्री के द्वारा भी यहाँ पे अपनी रिपोर्ट यहाँ पे जारी की जाती रहती है और उसमें कहा गया कि आधिकारिक हथियार सौदों के आंकड़ों से जुड़ा है, लेकिन दुनिया भर में अवैध रूप से हथियारों की बिक्री भी लगातार होती है और इसका जो नेटवर्क है अवैध बाजार का, यहाँ पर इससे भी ज्यादा बड़ा है, जहाँ पे आपको कह सकते हैं पर्दे के पीछे से भी हथियारों की सप्लाई बड़े स्तर पर की जाती है, जिसका लेखा डेटा ऑफिशियल नहीं होता है। अब आइए यहाँ पर इसके और भी अलग अलग एंगल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें रशिया और यूक्रेन के युद्ध को थोड़ा सा देखें और भारत की स्थिति का भी हम इसमें आकलन थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, वॉर जो है यूक्रेन में 2022 की अगर हम स्थिति को अगर देखें, बिगेस्ट सप्लायर जो था यूक्रेन का, क्योंकि यूक्रेन जो है युद्ध के संदर्भ में ज़्यादा बहुत हथियारों को यहाँ पे बनाता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो लगातार रशिया जैसे देश से युद्ध लड़ रहा है, जिसके पास हर तरीके के हथियारों बनाता भी रहता है। तो उसे यहाँ पर देखें, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका जो अपने आप में हथियारों का सबसे बड़ा यहाँ पर आपको निर्यातक है, वो यूक्रेन को यहाँ पे सप्लाई कर रहा है 34.9% उनके वेपन्स का। पोलैंड जो है 16.9% यहाँ पर सप्लाई करता है। जर्मनी देखा जाए तो 11.1% सप्लाई करता है।
यूके देखें तो 10.3% सप्लाई करता है। इसके बावजूद अन्य कई छोटे छोटे देशों के द्वारा करीब 26.8% यहाँ पर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और इस हथियारों की सप्लाई के माध्यम से वो रशिया जैसे देश से भी लगभग 2 साल से यहाँ पर युद्ध लड़ रहा है। वहीं अगर हम भारत की भी बात कर लेते हैं, इंडिया जो है लगातार हथियारों की खरीद में सबसे अव्वल नंबर पर रहा है और उसकी हथियारों की सप्लाई का सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया। करीब 45.1% तक आपके हथियारों की सप्लाई भारत को रशिया से होती है। इसके बाद फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर निर्यातक उनके लिए बन चुका है, 28.6% यहाँ पर। इसके बाद देखें तो यूनाइटेड स्टेट धीरे धीरे भारत के साथ यहाँ पे उसकी रक्षा जो व्यापार है, खरीदारी है, संबंध है वो बेहतर हुए हैं और 11.1% हथियार जो है वो भारत जो है अमेरिका से आयात करता है। इजराइल भारत का चौथा सबसे बड़ा देश है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.7%, यूके 2% और बाकी यहाँ पे साउथ कोरिया 2.8% यहाँ पर भारत को सप्लाई करते हैं हथियारों की। तो इस तरीके से अलग अलग देशों के अलग अलग यहाँ पे स्थितियाँ हैं और ये हथियारों की सप्लाई जो बाजार है वो आपको इस तरीके से डेवलप होते हुए दिखाई देता है। यानी कि दो तरीके, यानी कि सप्लाई कोई कर रहा है तो कोई यहाँ पर जिस डिमांड कर रहा है, डिमांड क्रिएट कौन कर रहा है, जिसको यहाँ पर युद्ध के खतरे हैं या जो युद्ध में लड़ रहा है या जिसे अपनी रक्षा स्थितियों को लेकर के आसपास का जिसका माहौल यहाँ पे ज़्यादा चरम परिस्थिति है, तनाव की स्थिति है। और अगर हम ऐसी ही आकलन यहाँ पर करें तो कई सारे देश यहाँ पर इसको सप्लाई भी इसी चीज़ को पूरी करने के लिए सप्लाई करते हैं। अब देखा जाए तो 30 साल में पहली बार यूरोप में हथियारों की खरीद में 13% की वृद्धि हुई है और फरवरी 2022 में छिड़ा यूक्रेन रूस युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा यहाँ पर युद्ध है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 साल तक चलने वाला भी एक युद्ध है, लगातार चल रहा है और अब हमास इजराइल के युद्ध के बाद इसके हथियारों की खरीद यहाँ पर बढ़ जाती है। इजराइल अपने बूते देखा जाए तो हथियारों का एक बड़ा जखीरा रखता है। इसके अलावा भी हमास के पक्ष में देखा है तो ईरान और खाड़ी जो देश हैं वो उसको हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और इसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाजार जो है लगातार ग्रोथ हुआ है। जैसे इससे सबसे ज़्यादा फायदा किन देशों को हो रहा है तो अमेरिका को देखिए, अमेरिका इससे युद्ध के कारण सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। करीब 42% आपको वो अपने हथियारों को वैश्विक स्तर पर निर्यात करता है। फ्रांस की हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर 11% है, रशिया की 10.5 है, जर्मनी की 5.6 है, इटली 4.3, ब्रिटेन 3.7 और स्पेन 2.7 यहाँ पर वैश्विक स्तर पे हथियारों के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं। यानी कि युद्ध लगातार चलता रहे तो इन देशों का बाजार लगातार चलता रहेगा, इनके पास इनकम अच्छी जनरेट होती है, व्यापार इनका बढ़ेगा, लोगों की आय डेवलपमेंट होगी, रोजगार मिलता है। तो यहाँ पे अमेरिका जैसे देशों के निर्यातकों के लिए युद्ध चलते रहना उनके लिए यहाँ पर फायदेमंद है और कहीं ना कहीं अमेरिका इस तरह की स्थितियाँ भी पैदा करता रहता है, तनाव पैदा करता है ताकि युद्ध की स्थितियाँ डेवलपमेंट हों। अब यहाँ पे देखिए युद्ध डेवलप क्यों किया जाता है, इसके मायने क्या हैं, इसका पीछे की थ्योरी क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए मुद्दा क्या होता है, युद्ध का नैरेटिव जो होता है वो सेट किया जाता है और सेट करके उसके बाद क्या होते हैं, रिस्क को क्रिएट करते हैं और युद्ध को डेवलप किया जाता है। यानी कि कई सारे एंगल से ऐसे तनाव की स्थितियां उत्पन्न करके युद्ध को क्रिएट करना, युद्ध होना और उससे इनको अपना फायदा क्रिएट करना। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में गुटों की यहाँ पे भूमिका खत्म हो रही है, हथियार बाजार नए देशों की यहाँ पे लगातार एंट्री हो रही है। तुर्की, दक्षिण कोरिया, चीन, ईरान, स्वीडन जैसे देश जो हैं अब लगातार हथियार बनाने में आ गए हैं। भारत अब हथियार बेचने वाले देशों में भी देखा जाए तो आपको शामिल होना हो गया है, यानी कि कई सारे देश अब हथियारों को बनाने में लग गए हैं। हथियार बेचने में जो अव्वल देश ने सबसे पहले हथियारों के क्षेत्र में रिसर्च पर बहुत काम किया। जैसे स्वीडन को देखें, दुनिया का सबसे दिलचस्प देश है जो हथियार एक्सपोर्ट करता है और शांति का नोबेल पुरस्कार भी देता है। दोनों तरह की चीजें, तो एक तरफ यहाँ पर वो कहते हैं कि देखिए भारत वैश्विक स्तर पर शांति होनी चाहिए, लेकिन अब वो खुद इतनी रिसर्च करके बड़े बड़े हथियार, अलग अलग तरीके के हथियारों को यहाँ पर बना रहे हैं। और युद्ध के समय हथियारों की बिक्री होती है, युद्ध का नैरेटिव सेट करते हैं, आर्टिफिशियल रिस्क भी क्रिएट करते हैं और बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाना कि से ये घटना हो सकती है। जैसे भारत और चाइना के संदर्भ को भी बहुत बड़े स्तर पे वैश्विक, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, तनाव की स्थिति दिखाई जाती है और आगे चल के युद्ध की स्थिति हो सकती है, क्योंकि जैसे ही युद्ध होता है उस युद्ध के कारण इन देशों को यहाँ पर बड़े स्तर पे फायदा होता है। वो एक एक पक्ष को पकड़ते हैं और हथियारों की सप्लाई करना शुरू करते हैं, अपने बाजार को गर्म करते हैं और अपने बाजार को डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐसा ही एक ताइवान और चाइना की भी स्थिति, जहाँ पे ताइवान की यूएसए के द्वारा यहाँ पे लगातार मदद की जा रही है, जिसका चाइना के द्वारा विरोध किया जाता है। हाल ही के समय देखें ताइवान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ताइवान की जियो लोकेशन के कारण अमेरिका यहाँ जहाँ सक्रिय है, चीन से खतरा बताकर अमेरिका 2 साल में ताइवान को करीब 17 लाख करोड़ के हथियार बेच चुका है। 30 साल में देखें पहली बार यहाँ पे यूरोप में 13% आपको हथियारों की खरीद बढ़ी है
और अभी लगभग 25 बड़े युद्ध या संघर्ष चल रहे हैं महाद्वीपों में। अलग अलग जेनेवा एकेडमी के द्वारा हथियार बंद यहाँ पर संघर्ष का नाम दिया गया है। खासकर अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे कई सारे यहाँ पर गुटबाजी और युद्ध इत्यादि की स्थिति हैं। हूती विद्रोही हैं। मिडिल ईस्ट में देखें तो ऐसे आपको हमास हैं, और उसके अलावा आपको देखा जाए हिजबुल्ला जैसे संगठन हैं, और अन्य आतंकवादी संगठन भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ड्रोन की डिमांड भी देखा जाए तो इसके कारण लगातार आपको बढ़ी है, और 5 साल में करीब 25 लाख करोड़ की यहाँ पर स्थिति डेवलपमेंट हुई है। फाइटर ड्रोन की स्थिति सबसे ज़्यादा तेजी से यहाँ पे डिमांड की बढ़ी है। लगभग 5 लाख करोड़ वर्तमान में ड्रोन का मार्केट है, और अगले 5 साल में ये 25 लाख करोड़ होने की संभावना है। देखा जाए किस किस तरीके के ड्रोन किन किन देशों के द्वारा यहाँ पर बनाए जाते हैं, जिनकी वैश्विक स्तर पर मांग जैसे बढ़ी है। जैसे कि अमेरिका का हेलफायर मिसाइल वाला प्रेडेटर ड्रोन है, इसराइल का हेरोन ड्रोन है, यूके का टाराजनिस CAV है, इटली का एनयूरो स्टेल्थ है, फ्रांस का UCAV है, और ईरान का कामिकाजे है। ये ऐसे ड्रोन्स हैं जो इन देशों के द्वारा अपने कह सकते हैं कि बिना किसी की जान गंवाएं लोगों को या अपने टारगेट को हिट करके उसे नष्ट करने का काम करते हैं। इसी तरीके से AK-47 जो है सबसे पॉपुलर हथियार है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनकी स्थिति जो है 18% है। तो असॉल्ट क्लाशिनिकोव यानी कि AK-47 राइफल दुनिया में पॉपुलर हथियारों की लिस्ट में टॉप पर है, और 50 करोड़ 47 18% अफ्रीका में यहाँ पर देखिए अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। एक तरीके से युद्ध के चलते रहना वैश्विक स्तर पे हथियार निर्माता कंपनियों के लिए या देशों के लिए यहाँ पे ज़रूरी है, और अमेरिका जैसे देश तरह की युद्ध और तनाव की स्थितियाँ उत्पन्न करके यहाँ पे फायदा भी कमाते हैं। तो यह स्थिति है, वर्तमान की स्थिति को इसे शांतिपूर्ण कैसे बदला जाएगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि हथियार निर्माता कंपनियों पर या देशों के द्वारा यहाँ पर इतनी स्ट्रेटजी को यहाँ पे बदला जाए, अन्यथा एक युद्ध खत्म होगा और दूसरा चलता रहेगा। फिलहाल आज सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।